हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो आधारित होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का टाइप होगा आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज क्वेश्चन, इसके अलावा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन यानी कथन कारण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो ये वीडियो आपके इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जैसे कि आपका टीसीटी का एग्जाम, पीसीटी का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम एंड अन्य एग्जाम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी भारत का बहुध्रुवीय दुनिया के साथ जुड़ाव किस प्रकार का है, उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित समझौतों पहलों को कालक्रमिक अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्रीमेंट, कुछ इनिशिएटिव दिए हुए हैं, आपको उसको ऑर्डर वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीमेंट इनिशिएटिव इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला इनिशिएटिव जो है भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर कार्य करो नीति। तीसरी है आपकी पड़ोस प्रथम नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। चौथा है आपका सागर डॉक्ट्रिन यानी सागर सिद्धांत। फिर है आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा एग्रीमेंट सबसे पहले आया। तो ये है आपके पास ऑप्शन। तो देख लेते हैं वन बाय वन, इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता। तो 1947 में जैसे ही भारत को आजादी मिलती है, तो भारत और अमेरिका के जो संबंध थे कहीं न कहीं बहुत तनावपूर्ण दौर से आपके गुजरे हैं। तो प्रारंभ में अमेरिका एक प्रोग्राम था वहां पे PL 480, जिसके तहत बहुत सारे विकासशील देशों को सहायता प्रदान करता था। वहां पे अमेरिका में जो अधिशेष अनाज आपका बच जाता था, उसको दुनिया के बहुत सारी गरीब कंट्रीज, विकासशील देशों को देता था, जिससे कि वहां के लोग अपना पेट भर सके। फिर इस एग्रीमेंट के द्वारा अमेरिका धीरे धीरे इंडिया पे प्रेशर बनाने लगा, जैसे कि अमेरिका ने कहा कि आप 1954 में सीटो और सेंटो को ज्वाइन कीजिए। भारत ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है। तो यहाँ पे भी जो अमेरिका है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आपका साथ देता है। उसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री, तो वो पूरे भारतवासियों से अपील करते हैं कि आप अपने ही देश में अनाज उगाइए और एक सप्ताह में एक दिन का उपवास रखें, इस तरह से। तो फिर उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, जहाँ पे उन्होंने देश के जवान को भी उसमें शामिल किया और किसानों को भी, और हरित क्रांति आपकी शुरू होती है इसके बाद। तो इंडिया क्या होता है, फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बन जाता है। उसके बाद 1971 में भी भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं संबंध बहुत सारे तनावपूर्ण दौर से आपके गुजरे हैं। उसके बाद और भी तनावपूर्ण आपके हो जाते हैं जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कब? 1974 में। इस समय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इस न्यूक्लियर टेस्ट का जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, और ये पोखरण राजस्थान में आपका किया गया था। उसके बाद 1998 में भी इंडिया ने जब आपका दूसरा परमाणु परीक्षण किया ऑपरेशन शक्ति के नाम से, तो तब भी अमेरिका ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे और अपनी जो अलाइज कंट्रीज है उनसे भी ये अपील की थी कि आप भारत के साथ कोई भी किसी भी टाइप का आर्थिक संबंध नहीं रखेंगे, आप उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए, जिससे कि इंडिया का व्यापार, आर्थिक संबंध बहुत ज्यादा मात्रा में आपका प्रभावित हुआ। उसके बाद आता है 2000 का वर्ष, जब 22 सालों के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आपका भारत की यात्रा पे आते हैं। कब? 2000 में, जिनका नाम था बिल क्लिंटन। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो अमेरिका भारत की परमाणु समझौते का निरंतर विरोध कर रहा था,
अब वही अमेरिका भारत के साथ एक डिफेंस डील आपका करता है, एक और सैन्य परमाणु समझौता करता है, जहां पे इंडिया अपनी जो परमाणु क्षमता है उसका प्रयोग आपका किसी भी प्रकार के परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेगा, किसी देश को डराने धमकाने के लिए आपका नहीं करेगा, बल्कि अपने परमाणु हथियारों का उपयोग, अपनी परमाणु जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका उपयोग अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका करेगा। तो इसको लेकर एक एमओयू साइन होता है कब? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2005 में, जहां पे जॉर्ज जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और विदेश मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी। तो ये जो डील है 2005 में आपकी एक संयुक्त बयान से शुरू होती है और आपका 10 अक्टूबर 2008 में आपकी फाइनलाइज होती है, और इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि 123 एग्रीमेंट। तो अमेरिका में उसकी जो ऊर्जा कुछ है उसका एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था 123, और इसी के नाम पे ये आपका रखा गया 123 एग्रीमेंट। इसको हेनरी हाइट एक्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हेनरी हाइट एग्रीमेंट क्या होता है, क्या है? तो भारत अमेरिका के बीच और सैन्य परमाणु समझौता को ही हेनरी हाइट एग्रीमेंट के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये पॉलिसी आपकी 2014 में आई थी, जहां आपकी पहले क्या थी? लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो नीति, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में आपकी आई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 1991 में जब आपका सोवियत संघ का विघटन होता है 15 छोटे छोटे गणराज्यों में, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो मॉडल था अर्थव्यवस्था को लेके वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जहां पे हम पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और आपका दूसरा समाजवाद यानी सोशलिज्म, दोनों के गुणों को लेके आपके चलते थे। दोनों का एक मिश्रित मॉडल हमारे देश में था। तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर कम झुकाव था, लेकिन सोवियत रशिया की ओर बहुत ज्यादा झुकाव था, क्योंकि हमारा जो स्टेट कंट्रोल का मॉडल था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सरकार के अधीन होती थी। जैसे आपको छोटा सा व्यापार भी खोलना है, कुछ भी करना है, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। बहुत सारे उद्योग जो थे सरकार के अंडर थे, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इकोनॉमी आपकी क्लोज थी, विश्व के अन्य देशों के साथ कोई व्यापार संबंध आपके नहीं थे। तो इस कारण से भारत पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि समाजवादी मॉडल जो है आपका फेल हो चुका था। और हमारे देश में पंचवर्षीय योजना, जो कि हमने सोवियत रशिया के जो मॉडल है उसको देख के ही अपने देश में आपकी लागू की थी। तो इस कारण से हमारे देश पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे देश में क्या होता है? बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का जो क्राइसिस है वो आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व था, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी आपका केवल 14 डेज के लिए आपका बचा हुआ था, यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो। उसके बाद आपका क्या होता है कि अब हमें मतलब जरूरत थी क्रूड ऑयल की, बहुत सारी चीजें हम किससे खरीदेंगे? तो यहाँ पे आईएमएफ ने इंडिया से बोला कि आप जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, उसके जो 2 टाइप्स के रिफॉर्म है उसको अपने देश में लागू कीजिए, अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए। बहुत सारे उद्योग जो आपने सरकार के अधीन रखे हैं उसको आप क्या कीजिए, उसको डीरेगुलेट कीजिए, यानी उस पर अपना नियंत्रण हटाइए। कुछ ही उद्योगों पे आप अपना नियंत्रण, कुछ ही चीजों पे आप अपना नियंत्रण रखें। तो इसके बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, बहुत सारे उद्योगों सरकार से मतलब डीरेगुलेट किया गया, उसको सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा गया। इसके बाद हमने एलपीसी रिफॉर्म यानी एक नई आर्थिक नीति अपने देश में अपनाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण, इसके अलावा वैश्वीकरण की नीति अपने देश में लागू की। इसके बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे आपकी एक पटरी पे आने शुरू हुई। उसके बाद हमें क्या, एक बाजार की जरूरत थी, जिसके साथ हम क्या कर सके, अपने आर्थिक संबंध स्टैब्लिश कर सके, अपना सामान वहां पे बेच सके, अपना व्यापार कर सके। तो वो बाजार हमें मतलब हम दक्षिण पूर्व एशिया की ओर हम मूव करने लगे कि वहाँ के जो देश है उनके साथ हम अच्छे रिलेशन रख सकते हैं। तो इसलिए आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी लागू की गई थी, लाई गई थी 1991-92 में।
फिर आती है आपकी 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इस पॉलिसी का नाम चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें पूर्व की ओर देखना ही नहीं बल्कि एक्ट करना है, एक्शन लेना है, काम करना है। तो इसका नाम इन्होंने चेंज किया था 2014 में। फिर आती है प्रथम पड़ोस नीति, तो ये भी आपकी 2014 में आई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से थोड़ा पहले। तो जब आपका बीजेपी चुनाव जीतती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो यहाँ पे उनका जो शपथ ग्रहण यानी स्वेरिंग सेरेमनी थी, वहां पे उन्होंने जितने भी भारत की पड़ोसी कंट्रीज थी उन सभी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनविटेशन दिया था, उनको सबको निमंत्रण भेजा था और इनको बुलाया था। ये सारे आपके आए थे, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो नवाब शरीफ उस समय और अन्य देशों के हो, सब आए थे। तो इन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा करने चाहते हैं, इसलिए हमें जो पहले के गिले शिकवे हैं उन सबको भुला के एक नई सिरे से आपकी शुरुआत करनी है। तो इसलिए उन्होंने 2014 में प्रथम पड़ोस नीति आपकी अपनाई थी कि जब हम अपने घर से आपकी शुरुआत करेंगे तभी हम दुनिया के जो अन्य देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को आपका बेटर कर सकेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन है कि आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को कभी भी आपका नहीं बदला जा सकता है। पड़ोसी हमेशा आपका पड़ोस में ही रहता है और उसकी हर काम पे आपकी नजर रहती है। फिर है आपका सागर सिद्धांत, ये भी आपका 2015 में आया था, जो कि हिंद महासागर के जो देश है उनसे आपकी संबंधित है। फिर आता है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो ये भी आपका भारत के द्वारा आपका लिया गया था क्योंकि इंडो पैसिफिक में इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उससे संबंधित है और दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम इंडिया के नाम पे आपका है। तो इन सभी में आपका सबसे पहले कौन आया था? हेनरी हाइट एक्ट 123 एग्रीमेंट, ये सबसे पहले आया था आपका कब? 2005 और 2008 तक ये चलता है। फिर आपका प्रथम पड़ोस नीति आई थी 2014 में। फिर लुकीस पॉलिसी का नाम चेंज होता है 2014 में। फिर आपका आता है क्या? सागर डॉक्ट्रिन 2015 में। फिर आती है आपके क्या? इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है 2019 में। तो ACBDE इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। सो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इनिशिएटिव बाय जॉइंट स्टेटमेंट इन 2005 fully signed concluded in 2008। सो भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौता इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी एक संयुक्त बयान से और 2008 में से पूरी तरह से आपका लागू यानी इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉर्मली कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड हैवीली एम्फेसाइज्ड स्टार्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्ट्रियल इनॉग्रेशन इन मई 2014। तो 2 मई 2014 में ये आपकी आई थी। फिर आपका नेक्स्ट है प्रथम पड़ोस नीति, औपचारिक रूप से इसकी मई 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ विशेष रूप से इस पे बल दिया गया था। नेक्स्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस ड्यूरिंग 12th आसियान इंडिया समिट म्यांमार इन नवंबर 2014 अपग्रेडेड फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी। तो म्यांमार की यात्रा पे गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान की एक समिट में, जिस समिट का नाम है 12th आसियान समिट, और पूर्वी एशिया की भी यहाँ पे एक समिट हो रही थी। तो वहाँ 9वीं समिट थी वो, जो आपका आसियान से संबंधित एक पूर्वी एशिया समिट भी होती है। तो वहां पे उन्होंने अनाउंस किया था लुकीस पॉलिसी का नाम चेंज करके आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी करना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई थी नवंबर में। म्यांमार में आसियान के 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये सागर का फुल फॉर्म है। वॉज अनवील्ड बाय पीएम मोदी इन मार्च 2015 ड्यूरिंग द विजिट टू मॉरिशस। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब मॉरिशस की यात्रा पे गए थे तो तब वहां से उन्होंने अनाउंस किया था कि सभी में क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो 10 साल बाद इन्होंने पहले तो इसको सागर नाम दिया, फिर क्या होता है 10 साल बाद दोबारा मॉरिशस जाते हैं, मॉरिशस की यात्रा पे जाते हैं। तो इसी पॉलिसी का नाम जो उन्होंने खुद दिया था उसका नाम इन्होंने क्या किया, महासागर, कब 2025 में। तो 10 साल बाद 2015 में ये आपकी आई थी सागर, इसका नाम महासागर आपका हो गया है वर्तमान समय में। फिर है इंडो पैसिफिक
ओशन इनिशिएटिव proposed by PM Modi at the East Asia Summit in Bangkok in November 2019। तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2019 में पूर्वी एशिया शिखर समिट, जो कि आपका इंडिया 2005 में इसका पार्ट आपका बना था, इसकी रूपरेखा में आपकी प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आसियान, यानी आसियान की स्थापना। फिर है आपका शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। फिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुभारंभ, BRI प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, लॉन्च बाय चाइना। फिर है आपका भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, एंड क्वाड का गठन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड इनिशियल फेज। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 1967 में आसियान की स्थापना होती है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका फुल फॉर्म है आपका आसियान का। 7 अगस्त इसकी स्थापना होती है, 8 अगस्त को। एंड इसका जो डिक्लेरेशन था उसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे 5 जो सदस्य है इसकी स्थापना करते हैं। वर्तमान समय में इसमें 11 सदस्य है, पहले 10 थे। हाल ही में 2025 में इसकी एक समिट हुई थी, तो वहाँ पे तिमोर दी लेस्ले इसका नया सदस्य आपका बना है, उसने इसको ज्वाइन किया है। एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1991, जब आपका बर्लिन की जो दीवार थी, जो कि 1961 में आपकी बनाई गई थी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को आपका 2 भाग में डिवाइड करती थी। और उसके बाद 1985 में वहां पे गोर्बाचेव, जिनका कि हाल ही में कुछ साल पहले आपका निधन हुआ था, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी आजादी दे दी थी। इसके तहत बहुत सारे जो कंट्रीज है सोवियत रशिया से आपके अलग हो गए, उसके जो अलग अलग पार्ट थे। तो फिर बर्लिन की दीवार आपकी गिरती है, उसके बाद सोवियत रशिया का विघटन हो जाता है आपका 15 गणराज्यों में, और तब शीत युद्ध का विघटन हो जाता है 1991 में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका 2013 में आया था, जिसके तहत चाइना क्या करता है, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करता है। किसके द्वारा? रोड के द्वारा, चाहे वो आपका अफ्रीका, यूरोप, इन देशों से, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं इसके प्रोजेक्ट इसका मेंबर्स है। इसके अलावा सी पैक का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपका पीओके से गुजरता है। चाहे आपका काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, काफी न्यूज में भी आपका रहा था, तो वो भी आपका BRI से ही संबंधित है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, तो ये आपकी 1992 में आपकी आई थी। फिर है क्वाड का गठन, तो 2007 में इसका इनिशियल फेज में आपका गठन किया जाता है, जिसमें कि 4 कंट्रीज इसका मेंबर्स है। एंड इसका जो आइडियाज था वो जापान के प्राइम मिनिस्टर किनके द्वारा दिया गया था, शिंजो आबे के द्वारा, जिनका कि हाल ही में असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या आपकी की गई थी, आपने सुना भी होगा। तो इन सब में आपका सबसे पहले आता है आसियान का फॉर्मेशन 1967, उसके बाद आता है आपका कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991, फिर आपका आता है लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर आपकी आती है क्वाड, फिर आपका आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शुभारंभ। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये इसका व्याख्या है, फॉर्मेशन ऑफ आसियान established on August 8, 1967 with the signing of the Bangkok Declaration, इससे आपकी संबंधित है बैंकॉक घोषणा पत्र। End of Cold War generally marked by the dissolution of the Soviet Union in December 1991। तो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत रशिया का विघटन होता है। इसके अलावा शीत युद्ध का अंत, ये भी इसी से संबंधित है। लुक ईस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेट बाय एंड लॉन्च बाय 1992 अंडर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड वाज कंसेप्शुअलाइज्ड इन and formed in 2007 by Japanese PM Shinzo Abe along with India, US and Australia with Japan। तो 4 कंट्रीज की मेंबर्स है। तो यहाँ पे इनके एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है शी जिनपिंग, उनके द्वारा 2013 में आपका कनेक्टिविटी बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि चाइना का एक सिल्क रूट था जो कि काफी प्रचलित था, जिससे थ्रू चाइना पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास कर रहा था, लैंड और आपका सी के द्वारा। तो वैसे ही ये भी है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहाँ पे चाइना दुनिया में जो लैंड है आपकी
भूमि के द्वारा, जहाँ पे बहुत सारे आपका रोड डेवलप करके। इसके अलावा शी के द्वारा, जहाँ पे हम्बन टोटा जो पोर्ट है जो कि लीज पे लिया गया है चाइना के द्वारा। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान का है, उस पे भी कहीं ना कहीं अरेबियन सी तक पहुंच बनाने की आपकी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ब्राजील, अन्य देश भी इसका मेंबर्स है। इसके अलावा सीपैक जो आपने सुना होगा, तो ये सब इससे आपके संबंधित। तो इन सभी में आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। तो आसियान 1967, इसके बाद आता है शीत युद्ध का अंत 1991। फिर आपका आता है नेक्स्ट है क्वाड का फॉर्मेशन, लुकीस पॉलिसी। फिर है आपका क्वाड 2007 में। फिर है BRI परसेंट। तो बी के बाद आएगा आपका डी के बाद आएगा ई के बाद सी। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ABDEC इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक असेसन रीजन क्वेश्चन है। भारत समकालीन वैश्विक व्यवस्था में बहु संरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट की नीति का पालन करता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भारत इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इस समय जो वैश्विक व्यवस्था है, वहां पे मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुत सारे, भारत का मानना है कि दुनिया में केवल एक ध्रुव नहीं होना चाहिए, केवल अमेरिका की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, केवल रशिया आपके दो ध्रुव नहीं होने चाहिए, रशिया और अमेरिका या चाइना और अमेरिका जो कि पूरी दुनिया का मतलब संचालन करें। भारत का मानना है कि बहुत सारे आपके ध्रुव होने चाहिए दुनिया में, बहुत सारी पावर होनी चाहिए, जैसे कि भारत वैश्विक दक्षिण का एक आवाज के तौर पे प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कि अफ्रीका की आवाज भी सुनी जानी चाहिए और बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए। और भारत ने हमेशा बहुध्रुवीय व्यवस्था में जो आपकी बहुध्रुवीय व्यवस्था को आपको सपोर्ट किया है, मल्टी अलाइनमेंट को। तो इंडिया फॉलो अ पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर। भारत एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन जैसी प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भारत SCO का भी मेंबर्स है, जो कि 2017 में आपका बना है, जो कि आपका वेस्टर्न डोमिनेंस यानी उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। इसको एशियन नाटो के नाम से भी आपका जाना जाता है, पूर्व का गठबंधन के तौर पे भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ब्रिक्स जो कि एकदम से अगेंस्ट है किसका, वेस्टर्न कंट्रीज का, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज आती है, इसका भी इंडिया मेंबर है। और क्वाड जो कि आपका चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है इंडो पैसिफिक में, वहां पे फ्री एंड उस तरह से सपोर्ट करता है, और ये चाइना के अगेंस्ट है। इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया 2017 में। तो भारत एक साथ बहुत सारे जो देश है, अमेरिका, रूस, चाइना, इनके प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों, कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें क्या बिकॉज आपका लग रहा है, क्योंकि इसमें आ रहा है। तो भारत समकालीन वैश्विक व्यवस्था में बहुसंरेखण की नीति का पालन करता है, क्योंकि भारत एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना जैसी प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आपका देख लेते हैं क्या होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कि दोनों सही है और एक दूसरे की आपका व्याख्या करते हैं, क्योंकि बिकॉज आपका लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कथन है आपका, भारत की आधुनिक विदेश नीति पारंपरिक गुट निरपेक्षता से बहुसंरेखण की ओर स्थानांतरित हो गई है, जहां भारत मुद्दों के आधार पर राष्ट्रीय हितों के अनुसार साझेदारी करता है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ साझेदारी आपका करता है। इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखण का अर्थ ही यही है कि विभिन्न शक्तियों के केंद्रों के साथ एक साथ संवाद रखा जाए। भारत रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, और तनाव के बावजूद चाइना के साथ भी जो बायलैटरल जो टॉक होती है, द्विपक्षीय बातचीत होती है, आर्थिक व्यापार बनाए रखता है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर।
So multi-alignment means engaging with different power centers concurrently. India maintains a strategic partnership रशिया के साथ हमने 2002 में आपकी साइन की थी. With Russia engaged deeply with the US through Quad. US के साथ 2010 में strategic partnership साइन हुई थी and manages bilateral ties and economic interaction with China despite tension. कितने भी आपके भारत और चाइना के बीच सीमा को लेकर कितने ही विवाद हो, व्यापार को मतलब बहुत सारे विवाद है, इसके कारण भी, इसके बावजूद भी भारत के चाइना के साथ द्विपक्षीय आपका संबंध है. नेक्स्ट सेशन की ओर मूव करते हैं. तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है. तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स का गठन. भारत एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ. G20 की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ, क्वाड का पुनरुद्धार. तो फर्स्ट आता है ब्रिक्स का फॉर्मेशन. तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन आपका 2006 के अराउंड एक विदेश मंत्रियों की बैठक होती है न्यूयॉर्क में. तो वहां पे इसका आइडिया आपका दिया जाता है. और जो ये टर्म है वो दो अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील एंड ई गोल्डमैन सैक्स. इन्होंने आपका इस टर्म को दिया था, इस टर्म को आपका कॉइन किया था. उसके बाद 2009 में जाके ये पूरी तरह से आपका ब्रिक्स बन जाता है. ब्रिक नाम से आपका बनता है उस टाइम पे, जब इसमें 2009 में इसकी समिट होती है रशिया के येकेटेरिनबर्ग में. फिर 2010 में आपका दक्षिण जो अफ्रीका है इसको ज्वाइन करता है. तब ब्रिक्स से ये आपका ब्रिक्स बनता है. और इसका जो नाम है वो जितने भी इसकी मेंबर्स कंट्रीज है उनका पहला जो अक्षर है उस पे रखा गया है. वर्तमान समय में इसमें 11 मेंबर्स आपके जुड़ गए हैं और इसका नाम आपका वही है. आज भी बहुत सारे देश इसके सदस्य बन चुके हैं. एंड यहाँ पे इस साल भारत में इसकी 18वीं समिट आपकी होने वाली है 2026 में. तो ये था आपका ब्रिक्स के बारे में. कब बना? 2009-10 में बना. इंडिया इसका पूर्ण सदस्य है एंड भारत एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ. तो आप सभी जानते हैं कि भारत क्या होता है. सबसे पहले एससीओ बनता है आपका, इसकी फॉर्मेशन 1996 में ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता है, वहां पे बनता है. और इसमें उस समय 5 देश थे. फिर 2001 में इसको उज्बेकिस्तान नाम से एक कंट्री जो कि सेंट्रल एशिया की है वो ज्वाइन करती है. फिर इसका नाम एससीओ हो जाता है संघाई 5 से. फिर आपका 2005 में आपका इंडिया और पाकिस्तान इसके ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक मेंबर्स बनते हैं. फिर जाके 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बनते हैं. अस्ताना समिट होती है कजाकिस्तान में, वहीं पे फुल्ली इंडिया इसका मेंबर्स बनता है. तो दोनों ने साथ ही ज्वाइन किया था, भारत और पाकिस्तान ने. और 2017 में ही भारत ने क्वाड का मेंबर्स भी इंडिया आपका बना था. तो G20 की स्थापना की बात करें तो 1997 में एक क्राइसिस आता है जिसका नाम था एशियन वित्तीय संकट यानी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. तो इस क्राइसिस के बाद इससे निपटने के लिए G20 की स्थापना होती है 1999 में. और आपके G20 में आपका कितने देश है? 19 देश है. एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है EU. इसका नाम पहले G20 ही था, अभी भी G20 ही है. लेकिन 2023 में इसकी जो समिट थी वो है भारत में होती है, इंडिया में आपकी होती है. तो उस समय दक्षिण सहयोग यानी ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पे इंडिया रिक्वेस्ट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की से कि जो अफ्रीकी यूनियन है जिसमें आपका लगभग 54-55 मेंबर्स है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, उसको भी G20 का सदस्य बनाया जाए, जो कि वैश्विक दक्षिण की आवाज के तौर पे आपका सामने आता है. तो तब जाके G20 में वर्तमान समय में बात करें तो 21 मेंबर्स है. इसमें 19 तो आपके देश हो गए, एक यूरोपियन यूनियन हो गया और एक अफ्रीकन यूनियन हो गया जो कि आपका 2002 में आपका बना था. तो ये इसकी व्याख्या थी. और इसकी जो समिट थी वो आपकी 2008 में एक सब लोन क्राइसिस आया था. उसके बाद उस आर्थिक संकट के बाद इसकी समिट आपका हर जगह हर मतलब साल आयोजित की जाने लगी हर देश में. और इसका कोई भी परमानेंट सचिवालय आपका नहीं है जिसका G20 का. नेक्स्ट मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुरुआत. तो यहाँ पे इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस के द्वारा आपकी की जाती है. कब? 2015 में. क्या होता है आपका 2015 में? आप सभी को पता होगा कि पेरिस समिट होती है जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए होती है. इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 से
2020 तक के लिए, लेकिन 2020 के आगे तक के लिए आपका कोई प्रोविजन होना चाहिए, वो था आपका पेरिस समिट। तो ये आपकी पेरिस समिट होती है ग्लासगो में, नॉट पेरिस में होती है, नॉट ग्लासगो में। तो यहाँ पे 2015 में बहुत सारे देश मिलते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है धरती का उसको 1.5 डिग्री तक बैलेंस करने की बात करते हैं और उसको 2 डिग्री सेल्सियस से आपका आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो उसी समय भारत और फ्रांस एक इनिशिएटिव लाते हैं जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी शुरुआत होती है 2015 में, जहाँ पे सोलर एनर्जी पे काफी फोकस किया जाता है और ये भी उन देशों के साथ जो कि आपके, जैसे आपने सुना होगा, ये आपका क्या है, इक्वेटर, जिसको कि भूमध्य रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री पे लाइज करती है। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा 23 इंटू हाफ डिग्री यानी 23 सही 1/2। और फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कि मकर रेखा कहा जाता है, ये भी आपकी 23 इंटू हाफ डिग्री पे लाइज करती है। तो इसके बीच जितने भी देश है वो आपके इसके मेंबर्स होंगे, जहाँ पे सूर्य की किरणें आपकी प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्ट आपकी पड़ती है किसी न किसी सीजन पे। तो यहाँ पे आपकी 21 जून को डायरेक्ट पड़ती है कर्क रेखा पे। जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे आपका बहुत गर्मी होती है, तो इस कारण से ये इनिशिएटिव आपका शुरू किया गया था और इसको सूर्य पुत्र कंट्रीज भी आपका कहा गया था। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। हाल ही में अमेरिका इससे बाहर हो गया है, इसलिए न्यूज में आपका रहा था। क्वाड का पुनरुद्धार ये होता है आपका 2017 में। 2007 में तो शिंजो आबे ने आइडिया दिया था कि जो 4 देश है वो आपका एक कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग करेंगे, एक संवाद करेंगे आपस में, तो तब जाके इसका फॉर्मेशन पूरी तरह से होता है 2017 में। और इस साल भारत में भी इसकी समिट होनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें आया कौन सा, G20 1999 में, उसके बाद ब्रिक्स 2009 में, उसके बाद इंडिया बना किसका मेंबर 2017 में SCO का, फिर क्वाड को ज्वाइन किया एंड फिर आपका लास्ट में फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका आपका आंसर होगा सबसे पहले सी के बाद आएगा आपका ए के बाद आएगा आपका डी, CAD, तो डी ये वाला आपका आंसर होगा। तो G20 का फॉर्मेशन होता है आपका एशियन फाइनेंस क्राइसिस, एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में, और ब्रिक्स जो कि टर्म कॉइन की गई थी 2001 में, और 2006 में ब्रिक के रूप में इसकी गठन हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। एंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में COP21 आपने सुना होगा, एंड जो कि 2015 में आपकी आई थी। उसके बाद आपका होता है क्या, रिवाइवल ऑफ क्वाड, ये 2017 में। इसके बाद आपका इंडिया जो है फुल्ली ज्वाइन करता है SCO को जून 2017 में। तो ये इसके बारे में आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वाड नाटो की तरह एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है। इसमें सदस्य राज्यों के बीच बाध्यकारी पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धता शामिल है। तो क्वाड नाटो की तरह एक सिक्योरिटी सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संवाद है। इसमें सदस्य राज्यों के बीच बाध्यकारी पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धताएं शामिल है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा बोथ फॉल्स, यानी दोनों असत्य है। क्यों असत्य है जान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्वाड, इट्स नॉट एन एशियन नाटो और अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस, लाइक नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। इट इज एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम focus on a free, open and inclusive Indo-Pacific dealing with health, climate change, technology and maritime security. So इस कारण से ये कथन आपका फॉल्स है। क्यों है हिंदी में देख लेते हैं। तो क्वाड कोई नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है, यह एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल रणनीतिक मंच है। ये इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक स्ट्रैटेजिक आपका फोरम है जो स्वतंत्र, खुले, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पे केंद्रित है और चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है। दूसरा है आपका इसका जो रीजन है, अनलाइक नाटो's आर्टिकल 5, क्वाड डज नॉट हैव एनी ट्रीटी ऑन बाइंडिंग म्यूचुअल डिफेंस क्लॉजेस रिक्वायरिंग मेंबर्स टू गो टू वॉर और नो वन अदर। तो यहाँ पे जो क्वाड है उसमें नाटो की तरह कोई
धारा नहीं है कि अगर आपने एक नाटो कंट्रीज पे अटैक किया गया मतलब किया, वो पूरे नाटो ग्रुप पे अटैक माना जाएगा। यहाँ पे इस तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी का कोई भी आपका वो नहीं है क्वाड में, तो कोई बाध्यकारी पारस्परिक रक्षा समझौता नहीं है, इसलिए ये आपका ये भी कथन असत्य होगा। तो ये दोनों आपके असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। क्वाड यहाँ पे आपको मैच करना है। यूरेशियाई सुरक्षा समझौता है। एससीओ उभरती अर्थव्यवस्था के देशों का संगठन है। G20 वैश्विक आर्थिक समन्वय मंच है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि क्वाड है आपका इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग, और एससीओ है यूरेशियाई सुरक्षा, और ब्रिक्स है उभरती देशों का संगठन जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, एंड G20 है वैश्विक आर्थिक समन्वय बनाने का एक मंच। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है तो देख लेते हैं। तो ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है, ये बिल्कुल सही है। क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, एंड एससीओ जो कि आपका यूरेशियाई सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक रैक्स भी आता है जो कि आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए बनाया गया था, 2004 में ताशकंद में आपका स्थापित हुआ है। एंड उसके बाद आता है G20 जो कि आर्थिक समन्वय की बात करता है, उसका एक मंच है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका आंसर होगा ए का आपका 3, बी का 1, सी का आपका 3, नो सी का आपका होगा 2, एंड डी का डी। तो 4 का 4 ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आपका। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर, जिसको हमने अभी पढ़ा सिक्योरिटी ऑल इन दिस रीजन, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। 2015 में आपका आया था, समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में आई थी, आपका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सहभागिता। इंडो पैसिफिक ओशन आपका ओशन गवर्नेंस से संबंधित है। वैक्सीन मैत्री, कोविड-19 के समय बहुत सारे देशों को इंडिया ने फ्री में वैक्सीन भेजी थी, जैसे बांग्लादेश, अन्य कंट्रीज, तो इससे संबंधित है। तो ये ऑलरेडी आपके मैच है। तो यहाँ पे इसका डिटेल सोल्यूशन है कि सागर यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और केंद्रित पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि आपकी इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल टाइज से साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इससे संबंधित है आपकी आसियान देशों से जो जुड़ाव से। फिर आपका इंडो पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे ओशन गवर्नेंस यानी महासागर पहल पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। वैक्सीन मैत्री, कोविड-19 वैक्सीन भेजने से आपकी संबंधित है भारत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन से जो रणनीतिक अलगाव यानी स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन, भारत किसी से भी रणनीतिक अलगाव नहीं रखता है। शास्त्रीय अर्थ में गुटनिरपेक्षता, जो गुटनिरपेक्षता थी हमें पहले जैसी वही है, आज भी नहीं। बहुसंलेखन और मुद्दे आधारित गठबंधन, मल्टी अलाइनमेंट एंड इश्यूज बेस्ड कोलिशन। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक महाशक्ति के साथ संरेखन। तो भारत कभी भी एक महाशक्ति के साथ नहीं रहा, कभी भी आपका यूएस के साथ नहीं रहा, कभी भी पूरी तरह से आपका झुकाव सोवियत रशिया की तरह नहीं रही, थोड़ा रहा बट पूरी तरह से आपका नहीं रहा। फिर आपका रणनीतिक अलगाव, शास्त्रीय अर्थ में गुटनिरपेक्षता, ये इसके आंसर नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन होगा सी। तो यहाँ पे आधुनिक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत अलग थलग भी नहीं रहता है, ना ही पुरानी निष्क्रिय यानी जो पैसिव नॉन अलाइनमेंट जो कि 1961 में आपका आया था उस पे अड़ा है। वर्तमान में भारत बहुसंलेखन यानी मल्टी अलाइनमेंट, बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए दुनिया में, उस पे फोकस करता है। फिर है वैश्विक शासन में भारत की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है आपका? तो ये आपका भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही है। इंडिया 30 अक्टूबर 1945 को यूएन का मेंबर्स बना था और फाउंडिंग मेंबर्स भी है यूएन का। भारत संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबर्स है, अभी तक आपका नहीं बना, लेकिन G4 जो ग्रुप है जिसमें कि ब्राजील, इंडिया, जापान, बहुत सारे देश है, ये आपका कोशिश कर रहे हैं आपका
इसमें परमानेंट सदस्यता के रूप मतलब मेंबर्स बनने की, और इसमें केवल P5 मेंबर्स हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहे। चाइना 1962 में आपका ऐड हुआ। उसके बाद आपका कॉफी क्लब इनके विरुद्ध है, G20 के विरुद्ध आपने सुना होगा, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया को विरोध करता है, अर्जेंटीना इटली मतलब ब्राजील का विरोध करता है। भारत यूएनएससी में सुधारों की वकालत करता है। बिल्कुल, भारत का मानना है कि यूएनएससी में सुधार होना चाहिए। आज वर्ल्ड ऑर्डर आपका बहुत बदल चुका है। आज 1945 नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ चेंज हुआ है 1945 के बाद, तो वर्ल्ड ऑर्डर आपका बदलना चाहिए। बिल्कुल सही है। और भारत G20 का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। इंडिया पहले से ही आपका G20 का मेंबर्स है 1999 से। तो आपका बी वाला आपका राइट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया आपका यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट मेंबर्स नहीं है। अभी तक इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे 8 बार यूएनएससी का मेंबर्स चुना जा चुका है आपका अस्थायी मेंबर्स के रूप में, जो कि दुनिया के डिफरेंट जो सेक्टर होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है आपका। तो ACD इज योर राइट आंसर। वी विल मूव अहेड। सो इंडिया साइन द UN डिक्लेरेशन इन 1942 एंड अटेंडेड द सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर साइन हुआ था, वहां पे इसका सम्मेलन हुआ था। कॉन्फ्रेंस मेकिंग इज ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स इन 1945। तो भारत ने 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। फिर है P5 में बात करें तो जो परमानेंट मेंबर है US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर। इंडिया हैज ओनली सर्व एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स मल्टीपल टाइम्स। लगभग एक टाइम्स भारत इसका सदस्य रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, यानी अस्थायी सदस्य के रूप में। फिर आता है इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस demanding structural expansion and reform in the UNSC via G4 and other configuration। तो भारत मतलब सपोर्ट करता है कि यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए, उसमें और सुधार होना चाहिए, उसको और डेमोक्रेटिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे 5 ही देशों का आपका दबदबा है, 5 ही देशों की पावर चलती है। अगर कोई एक निर्णय आपका लेना है तो अगर एक देश वीटो कर लेता है तो वो वहीं पे आपका खत्म हो जाता है। तो इस तरह से भारत को अच्छा नहीं मानता है। तो भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधारों और स्थायी सदस्यता के लिए वकालत कर रहा है। तो ये आपका इसके बारे में था। G20 का हिस्सा प्रारंभ से था। नेक्स्ट है भारत दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत बहुत सारे कंट्रीज के को दक्षिण दक्षिण सहयोग में सपोर्ट करता है, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप को एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 के रूप में भारत ने सदस्य बनने की पेशकश की थी। भारत विकासशील देशों को विकास सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करता है। तो भारत बहुत सारे देशों को संकट के समय सहायता भी देता है, जैसे कि कोविड-19 के समय बहुत सारे देशों को आपका वैक्सीन दिया था। इसके अलावा जब जिस देश में संकट आता है, जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिका छोड़ के चला गया था वहां से, तो भारत ने काफी सपोर्ट किया था, काफी मेडिसिन वहां पे भेजी थी। इसके अलावा टर्की में आपका अर्थक्वेक आया था, सीरिया में, वहां पे भी भारत ने काफी सहायता की थी। बहुत सारे यूक्रेन में, अन्य देशों में बहुत सारे मतलब सहायता करता है अन्य देशों की, जो कि आपके खास तौर पे विकासशील देश है, अफ्रीका की कंट्रीज है, उन सभी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे आपका दोनों सत्य है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बिकॉज लगाना है। भारत दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत विकासशील देशों को विकास सहायता क्षमता निर्माण प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो दक्षिण दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कॉपरेशन का अर्थ ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों के बीच आपसी संसाधनों तकनीक और ज्ञान का आदान प्रदान है। भारत का पुरजोर समर्थन करता है। सो इंडिया एक्टिवली रन्स प्रोग्राम लाइक ITEC इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन grants lines of credit and provide development aids capacity building program across Africa, Asia and Latin America to boost mutual self reliance। तो बहुत सारे देश इसमें शामिल है जिसको कि इंडिया एड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका वहाँ पे क्षमता निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें देता है अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों को। और आपका दूसरा है भारत सक्रिय रूप से नो, तो बिकॉज प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग टू फॉलो डेवलपिंग नेशन एंड precisely how India implement and promote South-South cooperation। तो भारत विकासशील देशों को सहायता और क्षमता निर्माण
प्रदान करता है दक्षिण दक्षिण सहयोग को इम्प्लीमेंट करने का सीधा, जो कि एक माध्यम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत सारी व्याख्या भी आपकी की। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।